नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा पूरा जो सेट होने वाला है, जो हमारा सिलेबस है उसी पर आधारित है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार पिछली वीडियो देखो, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो होती है, ठीक है, लेटेस्ट होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरा प्राचीन जो टॉपिक चलते थे वही आसान वाले क्वेश्चनों को रिपीट कराते रहते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे लेटेस्ट होंगे। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपने नंबर काउंट करते हुए चलना, कितने नंबर बनते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या लिखित नहीं होता। जो कार्यालय पत्र होता है इसमें क्या लिखित नहीं होता। पहले दिया गया संदर्भ। संदर्भ होना तो अनिवार्य है, संदर्भ तो होता है। उसके बाद नेक्स्ट संबोधन। संबोधन करने के लिए हम महोदय और मान्यवर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये भी होता है। उसके बाद पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता नहीं होता है। ठीक है, तो कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, तो बताना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता नहीं होता। जबकि स्वनिर्देश अर्थात अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करता है, भवदीय, ये भी होता है। ठीक है, तो क्या नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जितने टॉपिक है सभी से होंगे सब क्वेश्चन, सब लेटेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। अपने नंबर काउंट करते चलो, बस शुरू करते हैं। जो दिया गया है देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किस पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। जब नियुक्ति प्राप्त करनी होती है तो उस पत्र को किस प्रारूप से पारित किया जाता है। पहले दिया गया है परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रार्थना पत्र, या डी दिया गया है आवेदन पत्र। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आवेदन पत्र। तो याद रखना, नियुक्ति प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र आता है, आवेदन पत्र आता है। प्रार्थना पत्र तो शिकायत के लिए आता है, कार्यालय एक ऑफिस तक निर्मित होता है। और जो परिपत्र होता है, जब सरकार एक साथ कई राज्यों को या कई अधिकारियों को पत्र भेजती है तो वो परिपत्र के माध्यम से ही जाता है। और ऐसा पत्र जो सर्वाधिक जारी किया जा सकता है वो भी हमारा परिपत्र ही होता है, याद रखना है। जबकि नियुक्ति प्राप्त की बात में हमारा कौन सा पत्र आएगा, आवेदन पत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला शब्द दिया गया हमारा, तो क्या पूछा गया है। गढ़वाली भाषा में सरसों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, बताइए। आसान है, कई बार पहले भी रिपीट होता रहता है और इस तरह क्वेश्चन बनते रहते हैं। बताइए। पहले क्या दिया गया, डेढ़। तो ये बोलते तो सरसों ही, डेढ़ भी सरसों ही होता है, लेकिन ये भाई आपका गढ़वाली नहीं होता है। कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं डेढ़ को सरसों, जबकि पूछा क्या है, गढ़वाली भाषा में बताना है। ठीक, अगला लैया। तो याद रखना यही हमारा आंसर हो जाएगा। गढ़वाली भाषा में सरसों को क्या बोलते हैं, लैया बोलते हैं। जबकि सट्टी किसे बोला जाता है, तो धान को बोला जाता है। सही है। और कलों किसे बोला जाता है, ये आता आपका मटर। सही है, तो याद रखना कलो क्या है, मटर। सट्टी क्या होता है, धान। लैया बोलते हैं गढ़वाली भाषा में सरसों को। और बात कर लेते गढ़वाली की जगह अगर कुमाऊनी कर देते तो कौन सा हो जाता हमारा, तीर्ण हो जाता। ठीक है, चारों शब्दों को याद रखना, पहले भी आए हुए और एग्जाम में भी आए हुए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, जुआरी, धान, तुमड़ी, अन्न। बताइए। इसमें जो बोला गया है, जो जुआरी का जो धन होता है, तो तुमड़ी, तुमड़ी होती है जो आपकी लौकी होती है और सूख जाती है, उसमें जो बीज होते हैं उसके समान होता है। कहने का मतलब ज्वारी का जो धन होता है निमित मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा पर्यायवाची शब्द से। और क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में नहीं वाला पॉइंट छूट जाता है, और ये हर किसी के साथ होता है एग्जाम में। और 2 से 3 क्वेश्चन इसी आधार से हमारे गलत हो जाते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कुछ क्या देखेंगे, बस कामदेव का पर्यायवाची और एकदम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे और लगेगा क्वेश्चन अपना सही हो गया। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है,
कौन सा नहीं होता। सबसे पहला कार्य होता है जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो क्वेश्चन को पूरा ही पढ़ो। तो यहाँ पूछा गया है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा कामदेव का पर्यायवाची हमारा नहीं होता, ये हमसे पूछा गया है, बताइए। कामदेव के बहुत पर्यायवाची होते हैं और आते भी रहते हैं, इंपोर्टेंट भी है, आपको याद रखना। कामदेव के जैसे होता है मदन, कामदेव का बेसिक पर्यायवाची है मदन, मनोज, मदन आएगा, मनोज, केतन, उसके बाद नेक्स्ट आएगा काम, मार, मयन, नेक्स्ट अनग होता है, रतिपति, कामदेव का पर्यायवाची होता है, प्रसिद्ध पर्यायवाची है रतिपति। नेक्स्ट मनमत, रतिपति, मनमत, मनसिज। नेक्स्ट पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, स्मर होता है, ऑप्शन में भी दिया गया था स्मर। तो उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, आपको याद रखना, मीन केतु, कामदेव का होता है। नेक्स्ट एक होता है ध्वज, कामदेव का ही पर्यायवाची आता है, कामग, ये भी आता है, कंदर्प होता है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रद्युमन, ये सब होते हैं। तो कौन सा नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना कुमक नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कुमक किसका होता है बताइए, कुमक होता है आपका सेना का, जो हमारी फौज होती है, ठीक है, कुमक होता है सेना का, दल, सेना, फौज, चमू, कटक, ये सब हमारी सेना के होते हैं। जबकि जो दिए गए हैं मदन, मनोज, केतन, काम, मार, मयन, अनग, उसका रतिपति, मनमत, मनसिज, पुष्पधनवा, स्मर, मीनकेतु, ध्वज, कामक, कंदर्प और प्रद्युम्न, ये सब किसके हैं, हमारे कामदेव जी के हैं, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन पूछा गया है लोकोक्ति से, और क्या पूछा गया है इसमें, धार काटी उड़ाल ऊंची, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ हमारा होने वाला है बताइए। धार काटी उड़ाल ऊंची, लोकोक्ति का क्या अर्थ हमारा होने वाला है। धार क्या होती है, ये होती है चढ़ाई, धार क्या होती है, चढ़ाई, ठीक है। काटी क्या होता है, चढ़ाई को काटना या चढ़ाई काटकर। उसके बाद उड़ाल होता है जो ढलान होता है, ढलान, कहने का मतलब है जब आप ऊपर को चढ़ते हो, चढ़ाई को काट देते हो, तो एक समय के बाद जब आप चढ़ाई पे ऊपर पहुंच जाते हो, उसके बाद तो ऊपर से नीचे आना आसान होता है, फिर तो ढलान वाला रास्ता हो जाता है। कहने का मतलब यदि चढ़ाई करते समय आपने बुरे दिन काटे हैं, तो ढलान वाले दिन भी आपकी जिंदगी में आएंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दुख है जिंदगी में तो सुख भी आएगा, दुख के बाद सुख आता ही है, ये 100% है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए। देखो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, उसी तरह से आपके सामने आया है, कोई हेर फेर नहीं है, जैसे क्वेश्चन आए हैं उसी आधार से हम अपना करते हुए चलते हैं। बताइए क्या हमारा आंसर होने वाला है, रे के बारे में पूछा गया है। रे, पहले तो ये याद रखना कि जो हमारा रे होता है ये अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। होते कौन से हैं, पहले तो ये आता है, फिर रे, ले और वे, ये होते हैं। लेकिन क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, रे क्या क्या होता है। पहले तो उच्चारण के आधार पर याद रखना, जो हमारा रे होता है ये आपका तालु होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रे हमारा लुंठित भी होता है। नेक्स्ट रे हमारा सघोष भी होता है, और रे हमारा अल्प प्राण भी होता है। ये सब किसकी जानकारी है, रे के बारे में। और रे जो होता है हमारा वत्स्य ध्वनि भी होता है,
जिसमें भी ये सब चीजें दी गई होंगी आपका आंसर हो जाएगा। लुंठित के आधार पर अन्य चीजें होती है ना, तो और भी बता सकते हैं हम कि रे और भी होता है। क्या होता है तो बताना। ये हमारा प्रकंपित भी होता है, इस आधार से आ जाता है प्रकंपित। ठीक, तो ये सब किसकी जानकारी है, हमारे रे की है। देखो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं रे के बारे में। उच्चारण के आधार पर हमारा तालु हो जाएगा, जबकि सघोष होगा, अल्पप्राण होगा, लुंठित होगा, बच्चे ध्वनि भी होगी, प्रकंपित भी होगा। जिसमें दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हो किस तरह से पूछे जाते हैं। वर्णमाला कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है, मुंह जबानी याद होनी चाहिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विलोम शब्द पूछा गया है, बताइए। कलकल शब्द का विलोम बताना है। कलकल का होता है, कलकल होता है जो बहुत अधिक बोलते रहते हैं, बहुत तेज तेज बोलते रहते हैं, जो मतलब इरिटेट कर देते हैं, वो होता है इसका मतलब कलकल। मतलब टै टै करना, बहुत तेज बोलते रहना, इरिटेट कर देना, ये होता है इसका अर्थ। तो विपरीत क्या हो जाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए क्वेश्चन पूछा गया है। ल और ड व्यंजनों का किस क्रम में ड और ड व्यंजनों के लिए सटीक बात कही गई है, क्या इन्हें हम बोलेंगे चार ऑप्शन के आधार पर। उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी संघर्षी या पार्श्विक व्यंजन, बताइए क्या होते हैं हमारे डे और डे। बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आज इसे आप हमेशा के लिए समाप्त कर देना, इसके बाहर इनका जीवन नहीं होता, आपको याद रखना है इन दोनों के बारे में। सही है, पहले तो ये याद रखना कि ये जो दोनों होते हैं हमारे, इन्हें हम क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं। द्विगुण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें दो गुण होते हैं। दो गुण किस किस के होते हैं, तो एक तो हमारे होते हैं ये हिंदी के, क्योंकि जब आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे तो उसमें 25 जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारा ट वर्ग होता है, ट, उसके बाद ठ, नेक्स्ट ड और ड, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अण। तो इनका प्रयोग हम यहां भी कर पाते हैं। कहने का मतलब एक गुण तो होता है इनमें हिंदी वाला, और जैसे ही इनके नीचे बिंदी लगा दी जाती है जिसे क्या कहते हैं, ताड़न जात, और ये ताड़न जात लगी हुई होती है आपके फारसी शब्दों में, तो दूसरा गुण हो जाता है इनका फारसी का। इस कारण में हम द्विगुण कहते हैं, अर्थात इसमें दो गुण होते हैं, तो हिंदी का दूसरा फारसी का। ठीक है, याद रखना है। अन्य जब इनके नीचे हम ये बिंदी लगा देते हैं, इस आधार पर हम इसे बोल देते हैं ताड़न जात। क्या बोल देते हैं, ताड़न जात वर्ण बोल देते हैं। ये दोनों ही होते हैं ताड़न जात। अन्य जानकारी इन्हीं को क्या बोलते हैं, जब देखो ये द्विगुण है अर्थात दो भाषाओं से मिलकर बनी है, तो इन्हें बोल देते हैं हम संकर वर्ण। संकर शब्द अलग होते, ये है संकर वर्ण, क्योंकि दो अलग अलग द्विगुण है। जो संकर शब्द पढ़ते हो आप कि अलग अलग भाषाओं से मिलने वाले संकर शब्द कहलाते हैं, लेकिन ये तो खाली वर्ण है, तो इन्हें बोलेंगे संकर वर्ण। उम्मीद कर रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। अन्य नाम बताओ इनका, तो अन्य बोलते हैं इन्हें उच्छिप्त। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, क्योंकि अलग अलग उत्साह है, ये इनके नाम है। अन्य नाम भी है इनके, आपको याद रखना। और क्या बोलते हैं इसे, इसे ही बोलते हैं अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन, ये इतने रूप में क्वेश्चन बनाते हैं, भले ये दो हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनाते हैं। नेक्स्ट अन्य जानकारी, अघोष सघोष के आधार पर आपको याद रखना कि ये जो होते हैं दोनों ही हमारे, दोनों ही क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण करते समय स्वरयंत्र में कंपन होती है, सघोष होते हैं। इससे अलग की जानकारी में जो आपको ये याद रखनी है, जो हमारा डे पहला वाला जो दिया गया है, ये होता अल्प प्राण, अल्प प्राण, जबकि ळ जो होता है ये होता महाप्राण। ठीक है, इसके अलावा इनकी दुनिया कुछ नहीं है, इतने ही शब्दों में इनकी दुनिया समाप्त है। ठीक है, इन आधारों से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या सटीक होगा तो बताना, उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन है ये हमारे, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक, समाप्त कर दो, इनका जीवन यही खत्म कर दो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
कारक से क्वेश्चन पूछा गया है और आसान क्वेश्चन, कोई इतना टफ नहीं दिया गया है। कारक बताइए क्या पूछा गया है। मेंढक को पत्थर से मत मारो। किससे? पत्थर से। किसका बोध हुआ है? एक साधन का बोध हुआ है। ठीक है, और साधन का बोध किसमें होता है हमारा? चिन्ह से भी पहचान सकते हो, और संबंध, संबंध नहीं है, साधन का बोध किसमें होता है? हमारे कर्ण कारक में होता है। सही, अधिकरण में तो अधिकार होता है, संबंध में संबंध दर्शाया है, कर्म में कर्म होता है, और कर्ण में क्या होता है हमारा? एक साधन का बोध होता है। ये कारक के बारे में आपको जानकारी याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए क्या दिया गया है। तैराक निम्नलिखित में से किससे निर्मित शब्द है? जो तैराक है हमारा, किससे निर्मित शब्द है? क्या तैराक हमारा संज्ञा से निर्मित है, क्या सर्वनाम से, क्या क्रिया से, या अव्यय से? बताइए। तैराक हमारा किससे निर्मित शब्द है, किससे बना है? तो तैराक जो शब्द है हमारा तैरने से बना है, तैरना। सही, और तैरना क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन दिया गया है और क्या पूछा गया है। सारा दूध, जितना भी दूध था सारा दूध लेकर आओ में सारा क्या है? जो बहुत सारा वाला होता है वो है सारा। ठीक है, इसी फॉर्मेट में उठाया गया है जैसे एग्जाम में आए वो ही आपको आपके सामने आए हैं। बताइए क्या होने वाला है। सारा दूध लेकर आओ वाक्य में सारा क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाण या अनिश्चित परिमाण। देखो संख्या तो कहीं होती नहीं है, सही है, तो ये दो तो आप काट दो। अब निश्चित या तो परिमाण होगा या अनिश्चित परिमाण होगा। तो सारे दूध की बात हो रही है, सारा कितना है ये नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना बोला है सारा दूध है। ठीक है, अगर होता 1 लीटर 2 लीटर तो हम निश्चित लगा देते, अगर होता 2 लीटर दूध ले आओ तो हम निश्चित परिमाण लगा देते, लेकिन यहाँ क्या बोला है सारा ले आओ, और सारा कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताओ क्या पूछा गया है। छोटे बच्चों को खट्टी चीजें मत खिलाओ, वाक्य में विशेष्य बताना है हमें। सही है, क्या होगा विशेष्य? कहने का मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है? छोटे की, बच्चों की, खट्टी की, या चीजों की? बताइए। ऑप्शन पे आके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने बहुत ज्यादा कर रखे होंगे इस प्रकार के विशेषण विशेष्य वाले तो आप उस आधार से भी कर जाओगे, और नहीं करेंगे तो आप जुड़ो। टोटल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारे एग्जाम में मिलते हैं, उसी फॉर्मेट पे अपना टेस्ट तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, बच्चों के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग नहीं किया गया है? वाक्य को पूरा पढ़ने की कोशिश क्या करो। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत वाच्य का प्रयोग नहीं किया गया है? बताइए। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ता है, कुत्ता सारी रात भौंकता है। बताइए किसमें हमारे कृतवाच्य का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस वाक्य में हमारे कृतवाच्य का प्रयोग नहीं किया गया है तो बताना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? कर्म वाच्य हो जाएगा जो दिया गया है, अखबार पढ़े जाते हैं। ये क्या है हमारा? कृतवाच्य नहीं है, इसमें किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है, तो ये क्या बनेगा? कर्म वाच्य बन जाएगा। सही है, अब देखो अखबार पढ़े जाते हैं तो कोई तो पढ़ने वाला होगा, अखबार पढ़ने वाला कोई तो कर्ता होगा, लेकिन इन्होंने बोला है ठीक है किसमें कर्ता की प्रधानता नहीं है या कृतवाच्य का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा, अखबार पढ़े जाते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा हमारा भाववाच्य। वाच्य होते क्या है तो बताना। बोलने का विषय,
विषयार्थ अर्थात बोलते समय आपको याद रखना, बोलते समय यदि कर्ता की प्रधानता है, कर्ता की, तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, और फीलिंग मतलब भाव की है तो भाववाच्य। ये वाच्य होते हैं। बोलने का विषय शाब्दिक अर्थ होता है वाच्य का। इस हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके सामने है, बताइए क्या पूछा गया है। जब हिंदी में अंतरराष्ट्रीय अंक दे दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 का प्रयोग आरंभ हुआ है, तब से जो दिया गया है के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। जब से हिंदी में अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग हुआ है, तब से किस शब्द का प्रयोग हम करते हैं, विराम चिन्ह के आधार पर है। पहला पूछा अर्धविराम, अल्पविराम, विस्मयादिबोधक, या हमारा जो बोल देते हैं लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। बताइए किसका प्रयोग हमारा किया जाता है, कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो याद रखना, इसमें करते जो अर्धविराम होते हैं, किस आधार से होते हैं हमारे अर्धविराम, कुछ इस तरह से होता है। अल्प विराम इस तरह से होता है। विस्मयादि तो चौंकने वाली बात होती है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फुल स्टॉप हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है, जब से हिंदी में अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया गया है, तब से इनके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या ना, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताना है आपको। शब्द युग्म सा क्वेश्चन है, और क्या पूछा गया है आपको बताना है। स्वर्ग और सर्ग का सही अर्थ क्या हमारा होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कौन सा हमारा सही हो जाएगा, स्वर्ग और सर्ग दोनों बताने। स्वर्ग होता है जो हमारा तीसरा लोक होता है, ठीक, जबकि सर्ग क्या होता है हमारा अध्याय होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। शुद्ध वर्तनी बतानी, हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। अगर 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कहीं से हिंदी में, तो एक क्वेश्चन वर्तनी से जरूर होगा। सब एग्जामों में आता है, 100% आता है। बताइए आयुर्वेदिक पूछा गया है, कौन सा हमारा शुद्ध रूप है, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक बताइए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रहेगा, आयुर्वेदिक होता है, याद रखना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया है। उषा, सुनहले तीर, बरसाती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उपयुक्त में अलंकार बताना है। अलंकार से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन भी दे दिए गए हैं, कौन कौन सा है हमारा, मानवीयकरण, रूपक अलंकार, यमक, और उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। बताइए किसका प्रयोग किया गया है। अब मान लेते हैं जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए इसमें क्या आते हैं, जैसे मानो, मनेहु, जानो, मानो मनेहु, जानो जनेहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहीं भी पूरे आप देखोगे पूरे वाक्य में कहीं भी मानो मनेहु जानो जनेहु नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। यमक अलंकार, एक शब्द 2 बार आता है और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो जाता है, ये भी नहीं है। सही, कोई भी शब्द रिपीट नहीं है तो यमक नहीं होगा। जो दिया गया है रूपक अलंकार, इसमें क्या होता है, आरोप लगाया जाता है, ना ही कहीं आरोप लगने की बात है। ठीक है, तो मेरा बताने का तात्पर्य है कि जो अलंकार है इसी फॉर्मेट में आया हुआ है जैसा आपका दिया गया है। सही है, और आंसर क्या है इसका, मानवीयकरण है। तो आप छांटने के आधार पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि आपको अलंकारों की परिभाषाओं का पता है और आपको पता है कौन सा अलंकार होता है, उस आधार पर आप क्वेश्चन को सोल्व करके ले जा सकते हो। सही है, रूपक अलंकार के बारे में जो इसमें आरोप लगाया जाता है, पूछा जाए रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं। रूपक अलंकार के इसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन सा, पहला होता है सडग रूपक अलंकार, दूसरा होता है निडक, और तीसरा होता है पारम
परिक रूपक अलंकार। यमक अलंकार के भेद पूछे जाते हैं। पहले तो याद रखना, यमक अलंकार हमारा एक शब्द अलंकार है। कैसा अलंकार है? शब्द अलंकार है। भेद पूछे जाए तो तीन होते हैं। पहला आदि यमक अलंकार, मध्य यमक अलंकार और अंत यमक अलंकार। क्लियर है? इतनी जानकारी याद रखना। उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में, इसके भी भेद होते हैं। जी सर, इसके भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार के? इसके तीन भेद होते हैं। पहला वस्तु उत्प्रेक्ष अलंकार, दूसरा हेतु उत्प्रेक्ष अलंकार और तीसरा फल उत्प्रेक्ष अलंकार। ये जानकारी है जो इनके भेद से पूछी जाती है। रूपक के कितने? तीन, यमक के भी तीन और उत्प्रेक्षा के भी तीन ही होते हैं। इनके मैक्सिमम जब अलंकारों से कभी क्वेश्चन करो तो मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं तीन ही भेद होते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है। जैसे एकदम अगर क्वेश्चन पूछ लेगा श्लेष अलंकार के भेद बताओ तो इसके तो दो होते हैं। एक बात बताइए मैंने आपको कि यदि क्वेश्चन आ जाता है और आपको नहीं पता तो आप तीन लगा सकते हो, अगर लगाने की जिद है तो। अगर आपको पता नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि श्लेष के कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सभंग अलंकार और दूसरा होता है अभंग अलंकार। दोनों होते हैं, तो इस आधार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानवीय कर्ण अलंकार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। साहित्य से क्वेश्चन है, और जो भी हम अपना टोटल करके चलते हैं साहित्य से हमारा 100% क्वेश्चन आता है और आना अनिवार्य भी है, क्योंकि साहित्य अब हिंदी की जड़ बनती जा रही है, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं है। परिमल, आराधना, गीत, गाने दो, बेईमानी की परत। बताइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बहुत सारी चीजें जो हमारे एग्जाम में आती है। इनका जन्म तो बताना 1896 पश्चिम बंगाल में इनका जन्म था। ठीक, बात कर लेते हैं मृत्यु। 1961 में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु होती है। क्लियर है? दोनों जन्म और मृत्यु की पूछी जाती है, इस वजह से यहां पर बता दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इनके उपनाम के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कुछ उपनाम है, जैसे इन्हें क्या, एक तो निराला ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निराला ही बोलते हैं। अन्य महाप्राण, महाप्राण भी इन्हें बोला जा गया है। ठीक, इनके बारे में अब बात कर लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण जो हमारी रचनाएं आती है। जैसे रचना जिनके लिए इन्हें जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, रचना कौन कौन सी होती है? जैसे परिमल, ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया है। उसके बाद अनामिका, परिमल, अनामिका, गीतिका, परिमल, अनामिका, गीतिका। उसके बाद अरुणिमा, नेक्स्ट बेला, नए पत्ते, अर्चना। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचना है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट जो याद रखना है, गीत, गीत, गाने दो। नेक्स्ट उससे अलग आपको याद रखनी है, एक आती है पद्मा, पद्मा। तो इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आपको याद रखना है। सही है? कौन सी नहीं है ये पूछा गया था, तो बेईमानी की परत इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रसिद्ध रचना है, ये भी पूछी गई है। बेईमानी की परत ये किसकी है? तो बताना ये हमारे हरिशंकर परसाई की है। किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है बेईमानी की परत। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से नहीं है? तो बेईमानी की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है क्या पूछा गया है। यहां क्वेश्चन दिया गया है, उपसर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से गलत है। कौन सा ऑप्शन है हमारा जो गलत दिया गया है उपसर्ग के बारे में? देखिए
किस तरह से क्वेश्चन है, पूरे उपसर्ग की परिभाषा है। इसी वजह से मैं बताता हूं कि हिंदी पढ़ते समय परिभाषाएं अगर याद है तो 80% हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप 17-18 तक पूछ जाओगे। यदि आपकी याद परिभाषा नहीं है तो ये गारंटी है, ठीक है, लड़खड़ाना तय है। बताइए उपसर्ग के बारे में। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं, बिल्कुल सही है, होते हैं सर। उपसर्ग को संस्कृत भाषा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है सर, यहीं से शुरुआत हुई थी तो महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। नेक्स्ट, हिंदी में उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग का इतना विशेष योगदान नहीं है जितना संस्कृत में है। ऊपर भी यही बोला, यहां भी ये बोल दिया, तो ये भी सही है। गलत निकालना था, क्या दिया गया, उपसर्ग वाक्य का अंश होता है। नहीं सर, गलत बोल दिया है आपने, ये वाक्य का अंश नहीं होता है। तो क्या होते हैं फिर ये शब्द का अंश होता है, शब्द का अंश होते हैं। और जब कभी भी मैं उपसर्ग कराता था तो ये हमेशा आपसे बताता था कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, वाक्य का अंश नहीं होते। ठीक है, वाक्य का अंश होते हैं मुहावरे, मुहावरे होते हैं वाक्य का अंश। शब्द का अंश होते हैं कौन, उपसर्ग। ठीक है, और जितने भी उपसर्ग होते हैं हमारे सब अभिकारी होते हैं, अभिकारी, ये जानकारी भी याद रखना, अभिकारी भी होते हैं, शब्द का अंश भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना उपसर्ग के बारे में कौन सा गलत निकला, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। वाक्य का अंश नहीं होते, शब्द का अंश होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, और क्या पूछा गया है ये बताना है। क्या है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द बताना है। बताइए किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अभी एक क्वेश्चन और था प्रत्यय से जो कंप्लीट करा, उसकी परिभाषा के बारे में ये भी याद रखना है। बताइए इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा होगा। नाइन, पंडिताइन, कुलीन, ठकुराइन। बताइए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और आपको ABCD नहीं लिखना होता है, आप या तो 9 लिख देना, पंडिताइन लिख देना, कुलीन लिख देना या ठकुराइन लिख देना, जो आपको लिखता है। आप ऑप्शन मत लिखना, ABCD आंसर लिख देना। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।